हेलो दोस्तों, नर्सिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया तो नहीं कह सकते क्योंकि अपन जो सीरीज अपनी चलती आ रही थी, जो अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनमें से जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया हैं उनको अपन ने कर लिया था। इंटरनल जेनाइटल एरिया हैं उनमें से भी अपने बच्चों वेजाइना को अपन ने पढ़ लिया था अच्छे से। और नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक आता है अपने पास, वो शायद आपको पीछे दिख रहा होगा, वो है अपना यूट्रस। तो यूट्रस के बारे में थोड़ा सा बात करें तो यूट्रस यूट्रस जो होता है एक पेल्विक ऑर्गन होता है। और यूसी को अपन बोल सकते हैं बच्चों, इसका जो अदर नेम इसको बोलें तो वोम्ब। वोम्ब वोम्ब भी बच्चों यूट्रस के लिए ही यूज किया जाता है। और यूट्रस का हिंदी में अपन बात करें या वोम्ब का अपन हिंदी में मीनिंग बात करें तो अपन इसको जनरली बोल देते हैं कि बच्चेदानी। ठीक है, तो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए अपन यूट्रस की बात कर रहे थे। और यूट्रस इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस क्या होता है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। और नेक्स्ट बात करें तो पायरिफॉर्म शेप होती है इसकी और ऑर्गन, और सिचुएटेड इन द पेल्विस बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। अब यूट्रस की बात कर रहे थे तो यूट्रस के बारे में, यूट्रस क्या होता है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पायरिफॉर्म शेप का होता है। जो नॉर्मली जो यूट्रस की शेप होती है वो पायरिफॉर्म होती है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? पेल्विस के अंदर होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था ये पेल्विस होता है। पेल्विस के अंदर जो अपने बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक यूट्रस भी होता है जो पेल्विस के अंदर सिचुएटेड होता है। और एंटीरियर टू ब्लेडर, या फिर अपन बोल सकते हैं ब्लेडर और रेक्टम के बीच में होता है। देख लो, कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी ऐसे करके कुछ, और ये यूट्रस बताया था। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ब्लेडर के बारे में, जब वेजाइना को डील किया था अपन ने, वेजाइना को अपन ने पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो वेजाइना होती है वो भी ये जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसके पोस्टीरियर साइड में होती है, जिनकी पीछे की तरफ होता है। उसी तरह उसी को लेके अपन बात करें तो पीछे की साइड होता है बच्चों रेक्टम। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आपके पास, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर ब्लेडर होता है और पोस्टीरियर साइड में यूट्रस के रेक्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपन बात करें कि जो प्रेगनेंसी होती है अप टू 12 वीक्स। बच्चों यूट्रस जो होता है वो नॉर्मली पेल्विक ऑर्गन होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि पायरिफॉर्म शेप का होता है नॉर्मली। मैं प्रेग्नेंट यूट्रस की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल जो यूट्रस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल जो यूट्रस होता है वो पायरिफॉर्म शेप होता है। और दूसरा जो बात करें तो यूट्रस क्या होता है कि पेल्विक ऑर्गन होता है। पेल्विक ऑर्गन कब तक होता है ये भी अपन बात कर लेते हैं कि जो 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है अप टू 12 वीक, जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसके बाद जो प्रेगनेंसी 12 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर जो यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है। धीरे धीरे यूट्रस के यहाँ पे बच्चों प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के बाद ये यूट्रस बड़ा होगा, इसके साइज ही बढ़ेगा, फीटस का साइज ही बढ़ेगा। तो 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होगी वहां तक तो ये पेल्विक्स के अंदर रहता है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी 12 वीक के बाद में यूट्रस क्या होता है, एक एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, यानी कि ये एब्डोमेन में चला जाता है। जो पेल्विस होता है, पेल्विस के अंदर जो धीरे धीरे फीटस की ग्रोथ होती रहती है और यूट्रस की साइज ही बढ़ती रहती है, जिस वजह से ये निकल के और एब्डोमेन में चला जाता है। और यहां से एक पॉइंट और निकलता है कि वापस जो बात करें कि वापस जो यूट्रस है पेल्विस के अंदर कब आता है, तो ये आता है अब धीरे धीरे प्रेगनेंसी बड़ी हो जाएगी, बढ़ती रहेगी 9 मंथ पे जाएगी। तो 9 मंथ के बाद में जैसे डिलीवरी होगी, डिलीवरी के जो सेकंड वीक होता है उसके अंदर बच्चों जो यूट्रस होता है वो पेल्विस के अंदर आ जाता है डिलीवरी के 2 वीक्स के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डायमेंशन की बात करें अपन तो बच्चों यूट्रस का जो वेट होता है, जो नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसका जो यूट्रस का वेट होता है, एक फीमेल है नॉन प्रेग्नेंट है उसका जो वेट होता है 500 से 80 ग्राम होता है, या अपन एक वर्ड में बोले तो इसको 60 ग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का मैंने बता दिया। अपन बात करें प्रेग्नेंट वुमेन का कितना होता है, कि जो 900 से 1000 ग्राम होता है प्रेग्नेंट वुमेन का। क्योंकि बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान फीटस का भी वेट बढ़ जाता है, प्लेसेंटा भी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है, तो वो सारे मिलके यूट्रस के जो
सॉरी यूट्रस की जो साइज होती है वो ग्रो करती है और उसी की वजह से सेल्स भी बढ़ती जाती हैं, सेल्स में डिवाइड, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसका वेट 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी साइज की बात करें, 3, 2, 1 लिखा है मैंने, तो ये मैंने जो लिखा है बच्चों इंच के अंदर लिखा है कि यूट्रस की जो लेंथ होती है 3 इंच होती है और विड्थ होती है वो 2 इंच होती है और जो थिकनेस होती है यूट्रस की वो होती है 1 इंच होती है। इंच को ये मैंने आपको इंच में बताया है, और सेंटीमीटर में बात करें तो 75 सेंटीमीटर का यूट्रस की लेंथ होती है और 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये बच्चों ऑल ओवर अपन ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है यूट्रस का, और अब अपन बात करेंगे कि जो अदर इसके बारे में कि ये कहाँ सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं इसके लोकेशन की। यूट्रस के अब अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन अपन देख लिया है। पार्ट्स में बच्चों अपन बात करेंगे सिर्फ 4 स्ट्रक्चर की, और 4 स्ट्रक्चर कौन कौन सी है वो अपन एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फिर उसके बाद देख लेंगे। देखना चाहो तो जैसे पहली जो स्ट्रक्चर अपने पास आएगी फंडस, और जो सेकंड जो स्ट्रक्चर अपने पास होने वाली है वो होगी बॉडी। बॉडी के बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर होगी वो अपने पास होगी स्टमस, और फोर्थ स्ट्रक्चर होगी सर्विक्स। तो अपन 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। ये जो बच्चों डोम शेप या जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है यूट्रस का वो होता है फंडस। मैं एक बार इनके, और ये जो मिड में एक पार्ट होता है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं अपन बॉडी। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है मैंने उसको बोलते हैं अपन स्टमस। और ये जो बच्चों एक फ्यूसिफॉर्म या अपन कह सकते हैं फ्यूसिफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोल सकते हैं अपन सर्विक्स। अब देख लो इनकी जो 1 बाय 1 अपन बात करें तो इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 0.5 सेंटीमीटर इन लेंथ जो फंडस पार्ट होता है बच्चों, यूट्रस का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो 0.5 सेंटीमीटर का होता है। और नेक्स्ट अपन बात करें कि ये क्या होता है कि डोम शेप स्ट्रक्चर होती है अबाउ द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये एप ट्यूब का मीनिंग होता है फेलोपियन ट्यूब। अब देखो स्ट्रक्चर में देखो जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये कहां से आ रही है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके जस्ट ओपनिंग से ऊपर होता है स्ट्रक्चर अबाउ द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है इसके जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है फंडस। और ये क्या होता है बच्चों, डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। डोम शेप का मीनिंग आपको पता लग रहा है, स्ट्रक्चर को देख के पता लगा रहा है कि जो डोम शेप राउंड स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है फंडस। और फंडस की यदि सम टाइम बहुत सारी एब्नॉर्मलिटी होती है यूट्रस के अंदर, तो उनके अंदर क्या होता है ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर होती है तो ऐसे हो जाती है, लाइक ऐसे हो जाती है, या फिर अपन सेकंड बात करें तो ये हो जाती है, मतलब अंदर दसा हुआ हो जाता है। तो इन कंडीशन को बोलते हैं आर्कुएट यूट्रस। तो फंडस में बच्चों कोई भी कैविटी नहीं होती है, ये देख रहे हो इसके अंदर मासेज होते हैं टिश्यूज के। और इसलिए जो नेक्स्ट लाइन अपनी बात करने वाले हैं, इट डज नॉट हैव कैविटी सो प्लेसेंटा नेवर इम्प्लांट इन फीटस। इस कैविटी ना होने की वजह से यहाँ पे कभी भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए कोई स्पेस या कैविटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो फंडस के लिए आपको यही पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ये डोम शेप होता है और फेलोपियन ट्यूब के जस्ट अबू होता है, जहां उसकी ओपनिंग होती है उससे अबू होता है। और नेक्स्ट जो बात करें फेलोपियन इसकी फंडस के बारे में, तो इसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती है। और नेक्स्ट जो अपने पास स्ट्रक्चर आती है वो होती है बॉडी। अब जो इसकी मैंने याद करो यूट्रस की जो लेंथ बताई थी आपको, यूट्रस की जो लेंथ बताई थी मैंने ऑल ओवर वो 7.5 सेंटीमीटर बताई थी, 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बॉडी की बात कर रहे थे, तो बॉडी होती है ना उसकी जो लेंथ होती है मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस, जो इसकी जो बॉडी की जो लेंथ होती है वो होती है 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो बॉडी होती है बच्चों यही इसी के अंदर फीटस इम्प्लांट होता है, इसी के अंदर ग्रोथ करता है, और इसीलिए इसको बॉडी को मेन पार्ट बोला गया यूट्रस का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की अपन बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप होती है एंड लाइट बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब्स एंड द स्टमस। इसका मीनिंग, इस लाइन का मीनिंग ये है कि लाई बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब्स। ये जो ओपनिंग है फैलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग है इनके इसके और जो स्टमस है ये वाला जो पार्ट है इसके बीच में जो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो अपना होता है बॉडी ऑफ यूट्रस।
नेक्स्ट अपन बात करें तो प्लेसेंटा इम्प्लांट इन बॉडी ऑफ यूट्रस। मैंने अभी बताया आपको कि जो प्लेसेंटा होता है वो हमेशा बॉडी के अंदर इम्प्लांट होता है, और बॉडी के अंदर भी अपन बात करें तो जो बॉडी की जो पोस्टीरियर लाइन होती है, जो यूट्रस में जो बॉडी होती है इसकी पोस्टीरियर साइड में ये जो प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांट होता है, मोस्ट कॉमन की बात करें तो। नेक्स्ट जो इसकी कैविटी होती है, इसकी लेंथ मैंने आपको बताई कि 3.5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, और इसी के अंदर बच्चों एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो इसी के अंदर होती है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर की बात करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस्थमस और सर्विक्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसके अंदर अपन इसको थ्योरी को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब अपन ने फंडस की बात कर ली, बॉडी की बात कर ली, और इस्थमस बच्चों स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। जो इस्थमस होता है वो क्या होता है, एक जो पाइप लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, और सर्विक्स होती है एक फ्यूसिफॉर्म लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। तो इस्थमस के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जो इस्थमस होता है ये क्या होता है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती हैं, दो ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, और ये जो इस्थमस होता है वो इसकी अपन इसकी साइज की बात करें तो 0.5 सेंटीमीटर का एक बहुत माइनर सा स्पेस होता है, और इसके अंदर भी ये बच्चों दो स्ट्रक्चर होती हैं। ये इसकी साइज की बात करें और इन दो स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो इनको अपन बोलते हैं इंटरनल ओस। इंटरनल ओस की अपन बात करें तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनल ओस होता है, इंटरनल जो ओस होता है वो इस्थमस के अंदर होता है, ना कि बच्चों सर्विस के अंदर होता है। और सर्विस के अंदर जो ओस होता है वो होता है यहाँ पे वेजाइना, और सर्विस के बीच में जो ओस होता है वो होता है एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस, अब कोई आपसे पूछ ले कि जो इंटरनल ओस होता है वो कहां पे सिचुएटेड होता है, तो अपन बात करेंगे कि जो बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विस के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है इस्थमस, उसके अंदर होता है इंटरनल ओस। अभी इंटरनल ओस ये क्या करता है और क्या होता है, ये पॉइंट की बात करें तो इस्थमस बच्चों क्या होता है, इस्थमस हमेशा ये जो फीटस यूट्रस के अंदर सर्वाइव कर रहा है उसको उसकी पोजीशन में मेंटेन रखता है, उसको नीचे नहीं आने देता है। और इसका एक और बड़ा रोल होता है जब प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, जब 12 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे क्या होता है, इस्थमस जो अपने जो लोअर, और अपने नाम सुना होगा लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में इनको डिवाइड कर दिया, और उसी के साथ जो बॉडी होता है, बॉडी अपर सेगमेंट का फॉर्मेशन करता है, और जो इस्थमस होता है वो करता है लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन अपन बात करें तो जो इस्थमस होता है बच्चों, जब बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो वुमेन को डीएनसी करवानी पड़ती है, डायलेशन एंड क्यूटेशन, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो ओस होता है बच्चों ये लूज हो जाता है, और लूज होने की वजह से जो फीटस होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में। जैसे प्रेगनेंसी 14 वीक की 16 वीक की जैसे प्रेगनेंसी होती है, यहाँ पे वेट भी बढ़ता है, फीटस का वेट ही बढ़ता है, जिसकी वजह से जो फीटस होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है यदि ये इस्थमस जो पार्ट होता है लूज होता है तो। और इस कंडीशन में बच्चों जो अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, और एक बार नहीं बार बार अबॉर्शन होगा। जब भी मदर प्रेगनेंसी को कंसीव करेगी और उस टाइम पे बार बार रिकरेंट अबॉर्शन होने के चांसेस भी इसी की वजह से होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है कि ओस को टाइट किया जाता है, मतलब सूचरिंग वगैरह होती है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो सर्विक्स। अभी यहाँ पे एक बार के लिए मैं इनके जो पॉइंट है उनको डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी में बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में लिखा दूंगा। ये जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स जो होती है ये फ्यूसिफॉर्म स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो मेन फंक्शन होती है ये सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है, और इसके जो फंक्शन है उनको भी बच्चों अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको मैंने फंडस बता दिया, बॉडी बता दी, और ये इस्थमस के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया है, और अभी सर्विक्स और इस्थमस की बात अपन और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस्थमस के बारे में बात कर रहे थे, तो इस्थमस के मैंने यहाँ पे तो आपको समझा दिया था अच्छे से, लेकिन ये जो मैंने जो ये डायग्राम है वो ऐसे कैसे रखा है, बाकी जो इस्थमस के बारे में आपको थ्योरी चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया आपने, वही चीजें हैं सारी। तो इट इज सिचुएटेड बॉडी एंड सर्विक्स,
ये जो स्थमस होता है मैंने अभी बता दिया था बॉडी और सर्विक्स के बीच में सिचुएटेड होता है, और इसकी जो साइज होती है साइज 0.5 होती है, और सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस, ये जो शेप होती है इसको सिलिंड्रिकल, या अपन इसको ट्यूब तो नहीं बोल सकते, जो सिलिंड्रिकल जो शेप होती है वो अपन इसको बोल सकते हैं स्थमस को। और इंटरनल ओस प्रेजेंट हियर, यहाँ पे मैंने अभी बता भी दिया आपको अच्छे से कि यहाँ पे जो स्थमस के अंदर एक्सटर्नल ओस नहीं होता है कभी भी, इंटरनल ओस जो होता है वो स्थमस पार्ट में होता है, और इट डिवाइड द यूट्रस लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट डिवाइड्स द यूट्रस लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। मतलब मैंने अभी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान लोअर और अपर सेगमेंट में जो डिवाइडेशन का काम होता है वो बच्चों वो होता है अपने स्थमस के द्वारा। ठीक है, वो मैंने अच्छे से समझा दिया कि कब कब क्या होता है। और एलएससीएस का मीनिंग होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। बच्चों जब कभी कभार सिजेरियन सेक्शन डिलीवरीज करवानी होती है, जो गायनिकोलॉजिस्ट क्या करता है कि जो एलएससीएस इसके लिए जो इंटरनल जो ओस या स्थमस को सिलेक्ट करता है, वहां पे इस पार्ट पे क्या करता है वो इंसिजन लगाता है डिलीवरी के लिए। और तो इसके लिए ये पॉइंट मैंने वैसे ऐड कर दिया आपके। इट हेल्प इन रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एंड प्रिवेंट अबॉर्शन। ये क्या करता है मैंने अभी आपको अच्छे से डिस्कस किया था कि ये क्या करता है स्थमस इसको टाइट बना के रखता है, जिसकी वजह से जो फिटस होता है या जो अंदर बेबी होता है वो बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करें सर्विक्स के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है कि यार थोड़ा स्लाइड है ना छोटी पड़ती है, इस वजह से बार बार चेंज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। कर रहे थे पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर अपन ने फंडस की बात कर ली थी, बॉडी की बात कर ली थी, स्थमस की बात कर ली थी, और अपने पास जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो सर्विक्स। अब तो सर्विक्स के बारे में वन बाई वन देख लेते हैं। सर्विक्स होता है, इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रक्चर होती है। अब वन बाई वन इसकी बात करें तो इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये बच्चों यूट्रस का लोअर मोस्ट जो पार्ट होता है वो होता है, और ये वेजाइना के अंदर ओपन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल ओस एंड एट द एक्सटर्नल ओस विच ओपन्स इनटू द वेजाइना। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है कि ये जो सर्विक्स होता है ये एक्सटेंड होता है, कहां तक होता है, जो स्थमस के जो इंटरनल जो ओस होते हैं वहां तक ये एक्सटेंड होता है। और अपन एंड कहां पे होता है, तो एंड की बात करें तो ये एंड होता है एक्सटर्नल ओस पे आके, यहां से शुरू होता है और यहाँ पे एंड होता है, और इसके जो मिड में जो पार्ट होता है वो होता है अपना सर्विक्स। और ये जो सर्विक्स होती है ये जो वेजाइना है अपनी, और वेजाइना के अंदर आके ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं एंट्री गेट ऑफ यूट्रस और नेक ऑफ यूट्रस। जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स को एंट्री गेट ऑफ यूट्रस, यूट्रस में आप देख पा रहे हो कि इसमें एंट्री के लिए कोई गेट ही नहीं है, यही एक रास्ता होता है, इसलिए इसको एंट्री गेट ऑफ यूट्रस बोला है। और नेक ऑफ यूट्रस बोला है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि नेक ऑफ द यूट्रस किसको बोलते हैं, कौन से पार्ट को बोलते हैं, तो अपन बात कर चुके हैं कि नेक ऑफ द यूट्रस सर्विक्स को कहा जाता है। देयर आर नो मायोमेट्रियम नो एंडोमेट्रियम। यहाँ पे अब अपन बात करें, इस लाइन का मीनिंग मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो कैविटी होती है उसके अंदर मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम होती है, लेकिन जो सर्विक्स होती है सर्विक्स से अंदर कभी भी मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम नहीं होती है। जो यूट्रस की इनर लाइनिंग या फिर जो मिड लाइन जो लेयर होती है उनको वो कभी नहीं होती है। इसलिए एक सिंपल से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो यूट्रस होता है और यूट्रस की ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूट्रस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है फंडस, दूसरा बॉडी, तीसरा स्थमस और चौथा सर्विक्स। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा सर्विक्स। कि सर्विक्स को इसीलिए ये मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम नहीं होती ना, इसीलिए इसको यूट्रस का पार्ट कभी कभार नहीं भी माना जाता है। और सिचुएशन के जैसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये चार ऑप्शन में है और पूछ ले कि कौन सा नहीं होता है तो अपना जाएगा सर्विक्स। और यदि तीनों ये जो इसको यहाँ से स्थमस को हटा दो और ये तीनों पूछ ले और नीचे लिख दे ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो अपना ऑल ऑफ द हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो सर्विक्स होती है ये बनी होती है स्मूथ मसल फाइबर की बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, और सर्विक्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो सर्विक्स के भी दो पार्ट होते हैं जिनको अपन डिवाइड कर सकते हैं
यहां से ये कट सेक्शन मारूं तो ये जो सर्विक्स होती है इसका जो अपर पार्ट होता है वो होता है एंडो सर्विक्स, और ये जो बाहर वाला नीचे वाला पार्ट होता है यहां से इसको कट किया, अपर वाला एंडो सर्विस और बाहर वाला एक्सो सर्विस, तो एक्टो सर्विस। अब ये जो पॉइंट होता है जहां से डिवाइड होता है इसको बोलते हैं स्क्वेमो कोलुमनार जंक्शन। बच्चों ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है किसके लिए, एक तो जो सीए सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर जो कैंसर होता है, आप मोस्टली सुनते रहते हो कि कैंसर हो गया सर्विक्स में ऐसा ऐसा, तो उसके लिए जो जिस पार्ट पे वो होता है उस पार्ट को बोलते हैं स्क्वेमो कोलुमिनार जंक्शन, स्क्वेमो कोलुमिनार जंक्शन। और यही जंक्शन होता है, ये इन्फेक्शन के लिए भी सेंसिटिव होता है, कैंसर के लिए भी सेंसिटिव होता है। तो ये था बच्चों आपके लिए बेसिक सी चीजें सर्विक्स के लिए। जहां तक मुझे पता लगा है कि आपको ये यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में और जो तीनों चारों स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए इसमें आपके लिए इतना ही काफी है, बाकी यूट्रस के सपोर्ट भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। नेक्स्ट वन जो अपन बात करने वाले हैं जो स्ट्रक्चर है वो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं, ठीक है। अभी के लिए क्लियर है। पार्ट्स ऑफ यूट्रस अपन ने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद अपने पास जो यूट्रस की स्ट्रक्चर आती है बच्चों, और स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर या फिर इसकी जो लेयर्स होती हैं, यूट्रस जो बॉडी होती है या यूट्रस जो स्ट्रक्चर होता है वो कितनी लेयर से मिलकर बने होता है, चलो अपन बात करते हैं। जो यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं बच्चों, 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अभी इस स्लाइड पे अपन दो लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो लेयर होती है अपने पास पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या पेरिटोनियम भी अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर सिरोसा मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो बच्चों लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड कवर द यूट्रस एक्सटर्नली। जो पेरीमेट्रियम होती है, अब मेट्रियम शब्द अपन और भी जगह पढ़ते हैं, जो हार्ट जो मसल्स होती है उसकी जो लेयर्स होती हैं जिसमें से पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम आती है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें यूट्रस की, तो जो यूट्रस की जो लेयर होती है बच्चों अपन इसको समझे ऐसे कि जो यूट्रस है और यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं, ये जो पेरीमेट्रियम होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। और नेक्स्ट अपन इसकी बात करें तो फॉर्म बाय द विसरल पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम होती है बच्चों, जो पेरिटोनियम जो लेयर होती है उससे ही बनी होती है, या फिर अपन कह सकते हैं ये अब यूट्रस आ गया और यूट्रस के जो साइड में बच्चों पेरिटोनियम होती है, और ये जो पेरिटोनियम की ही लेयर होती है, या फिर जो यूट्रस की जो पेरीमेट्रियम होती है वो पेरिटोनियम की बनी होती है, इसलिए इसको अपन ने पेरिटोनियम भी बोला है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड द यूट्रस। आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बच्चों बहुत सारी स्ट्रक्चर को कवर करती है, जैसे यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को भी करती है, ओवेरी को भी करती है, और ये जो स्ट्रक्चर को कवर करके एक लिगामेंट का फॉर्म करती है, और उस लिगामेंट का नाम होता है ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो अपन अभी डेप्थ में इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके बच्चों इसी से काम चल जाएगा। आप जब एग्जाम में बैठोगे और ऐसे कोई इसके बारे में पूछा जाता है तो आपकी जो लेयर्स के बारे में आप सफिशिएंट लिख दोगे, जितना आप यहाँ पे जो मेंशन है उसके बारे में लिखोगे तो शायद आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वन अपन बात करें मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होती है बच्चों, मिडल लेयर होती है। जैसे अपन लेयर बनाए ये पेरीमेट्रियम, ये अपन बात करें मायोमेट्रियम, और ये बच्चों होती है एंडोमेट्रियम। तो अपन बात कर चुके हैं पेरीमेट्रियम की, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मायोमेट्रियम। तो देखिए इट इज द मिडिल एंड मेन लेयर ऑफ द यूट्रस। ये जो लेयर होती है मायोमेट्रियम ये मेन लेयर होती है यूट्रस की, क्योंकि बच्चों पूरी लेबर या मान लो या फिर जो पूरी प्रेगनेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए मेन लेयर इसको बताया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें थिक होती है, थिक लेयर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर लेबर। ये क्या होती है बच्चों, मैंने बताया अभी कि रेस्पॉन्सिबल होती है लेबर के लिए। क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट अपन जो बात करें तो इसकी जो लेयर्स होती हैं ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब नेक्स्ट अपन बात करें तो ये जो मायोमेट्रियम होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं बच्चों, यहाँ मैंने वैसे बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर से, इसके अंदर ऐसे फाइबर होते हैं। और जो ये मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर जो बनी होती है
वो इंटरलेसिंग फाइबर की बनी होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि बच्चों मायोमेट्रियम के अंदर जो ये वाली जो लेयर होती है, मिडल लेयर, यही जो लेयर होती है, यही लेबर के अंदर हेल्प करती है और बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है, जिसकी वजह से इसको मेन लेयर ऑफ यूट्रस भी बोला गया है। और इनर जो लेयर होती है, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये अपन ने इसकी, अब अपन बात कर लेते हैं इंटरलेशिंग फाइबर्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स के बारे में आप पढ़ते आए हो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर के फाइबर्स होते हैं जो इसकी लेयर को मेंटेन रखते हैं, और सर्कुलर भी फाइबर, सर्कुलर स्ट्रक्चर की फाइबर होते हैं। इंटरलेशिंग जो फाइबर होते हैं, अपन एक स्ट्रक्चर से मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूं कि कैसे क्या हेल्प करते हैं। जो इंटरलेसिंग जो फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये शेप के फाइबर्स होते हैं यहाँ पे, और ये क्या करते हैं, अब इस लाइन को पढ़ोगे तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रिवेंट पीपीएस। ये बच्चों पीपीएच कंडीशन होती है, डिलीवरी के बाद की कंडीशन होती है। इंटरलेसिंग जो फाइबर्स होते हैं वो इस टाइप के फाइबर्स होते हैं, और जब बच्चों यूट्रस बड़ा होता है, जब 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बच्चों रप्चर होती हैं। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा यूट्रस का, और ये जो फाइबर्स होते हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये ब्लड वेसल से क्या करते हैं बच्चों, ब्लड का लीकेज होता है, जिसको अपन बोलते हैं कि जो डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग होती है वो बच्चों इसी से यहां से निकल के बाहर आती है। और ये जो फाइबर्स होते हैं क्या करते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं इस तरफ अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो गैप होता है या फिर जो ब्लड वेसल रप्चर होती है वो पास पास आती है, और ये जो ब्लड है जो बाहर नहीं निकलता है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट माना गया है। और इसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं इंटरलेसिंग फाइबर, या अपन इसको बोलते हैं फिगर 8 फिगर ऑफ 8 फाइबर्स के नाम से भी जाना है। और भी इसके अदर नेम होते हैं, लेकिन आपको इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपनी लेयर होने वाली है वो बच्चों होने वाली है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर होती है। अब इस स्लाइड में मैंने 2 लेयर्स के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट जो स्लाइड में बात करूंगा बच्चों, एंडोमेट्रियम के बारे में बात करूंगा, तो अभी देखते हैं। चलो नेक्स्ट अपने पास जो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, लेयर्स के बारे में बात करते थे, तो एंडोमेट्रियम के बारे में डिस्कस करना था। और अब एंडोमेट्रियम के बारे में सुन लीजिए। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है अपनी एंडोमेट्रियम। ये क्या होती है, कोलुमनार जो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसकी बनी हुई होती है। और ये बच्चों मेन इंपोर्टेंट तो नहीं होती, जो मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मायोमेट्रियम होती है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है लेबर के दौरान, लेकिन जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर इसका फंक्शन होता है। और वो देख लो, जैसे ये जो एंडोमेट्रियम मैंने पहले बताया कि मायोमेट्रियम होती है वो 3 लेयर से बनी होती है, वो इनर, आउटर मोस्ट और मिडल। लेकिन ये जो लेयर होती है 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब इन लेयर के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में सुन लो थोड़ा सा। नोट शेड विद मेनिस्ट्रुएशन परमानेंट लेयर होती है। जो बेसल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, जो बेसल लेयर होती है वो क्या होती है, मेनिस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान शेड नहीं होती है। शेड का मतलब जैसे मेंसेस आते हैं बच्चों, वुमेन के अंदर जब मेंसेस आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम पे एंडोमेट्रियम क्या होती है, शेड होके और वजाइना के थ्रू बाहर आती है। और इसी वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। और ये सारी जो प्रोसेस होती है बच्चों हार्मोन्स पे डिपेंड होती है। लेकिन अभी के लिए मैं जो वर्ड है यहाँ पे शेड विद द मेंसेस, इसके बारे में बात की। मेंसेस के जो साथ आती है वो लेयर आती है अपनी बच्चों सुपरफिशियल, अपन इसको बोल सकते हैं फंक्शनल लेयर। लेकिन ये जो लेयर होती है ये परमानेंट लेयर होती है, इसीलिए इसको परमानेंट लेयर भी बोला गया। नेक्स्ट अपन बात करें इट रीजनरेट सुपरफिशियल लेयर। अब जो ये यूट्रस होता है, जो इसके एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, ये जैसे एंडोमेट्रियम है तो एंडोमेट्रियम के अंदर 2 लेयर की अपन बात करें, ये तो हो गई बच्चों इसकी बेसल लेयर, और ये अपन बात करें इसकी फंक्शनल लेयर या सुपरफिशियल लेयर। फंक्शनल लेयर इसको इसलिए बोला जाता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है वुमेन के अंदर तो ये जो फंक्शनल लेयर होती है वो शेड हो जाती है, ठीक है, और शेड होके बाहर निकल जाती है। फिर क्या होता है, जो बेसल लेयर होती है इसको वापस से रीजनरेट करती है। यहाँ पे वापस से रीजनरेट करने का फंक्शन किसका होता है, बेसल लेयर का, और किसको रीजनरेट करती है, सुपरफिशियल लेयर को या फंक्शनल लेयर को। नेक्स्ट अपन बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की जो एंडोथेलियम होती है या फिर जो एंडोमेट्रियम होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ। आप देखना जब अपनी क्लासेस जब लेबर के
पोर्शन पे पहुंचेगी वहां पे आपको बार बार डेसिडुआ का नाम सुनाई देगा। तो डेसिडुआ बच्चों कुछ नहीं होता है, डेसिडुआ होती है जो एंडोमेट्रियम में होती है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की एंडोमेट्रियम को अपन डेसिडुआ कहते हैं। और ये जो डेसिडुआ होती है ये मतलब जैसे जो इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पे ये वो लेयर बनती है और जैसे ही डिलीवरी होती है उस टाइम पे खत्म हो जाती है। अब बच्चों अपन ने यूट्रस का ऑलमोस्ट सारा चीजें कवर कर ली है और अब अपन इसकी पढ़ेंगे नर्व सप्लाई और इसकी जो वेनस ड्रेनेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट है। हाँ, तो अपन जो यूट्रस का जो पोर्शन है उसके लास्ट एंड पार्ट पे है, तो एंड पार्ट में अपन इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं और उसकी वेनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई क्या करती है, जो ये देख लो थोड़ा सा, नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है या फिर नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको ब्लड सप्लाई करता है अपनी यूटेरियन आर्टरी। यूटेराइन जो आर्टरी होती है वो इसकी नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है उसको सप्लाई करती है। और कितना ब्लड, बहुत बार ऐसे पूछ भी लेते हैं कि कितना ml जो ब्लड होता है वो यूट्रस को सप्लाई करते हैं यूटेराइन आर्टरी। तो ये 50 ml ब्लड आएगा बच्चों, आप ध्यान रखना इसको कि 50 ml जो ब्लड होता है नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है या नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसके यूट्रस को 50 ml ब्लड सप्लाई की जाती है यूटेराइन आर्टरी से। और प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसके यूट्रस को सप्लाई की जाती है एक तो जो यूटेराइन आर्टरी होगी और दूसरी ओवेरियन आर्टरी। नॉन प्रेग्नेंट को ओनली यूटेराइन आर्टरी, और जो प्रेग्नेंट है उसको यूटेराइन भी करती है और साथ में ओवेरियन भी करती है। 80% जो ब्लड होता है वो यूटेराइन आर्टरी के द्वारा होता है और ओवेरियन आर्टरी से 20% ब्लड की सप्लाई होती है। अब बच्चों 500 से 700 ml जो ब्लड है पर मिनट वो एट टर्म की बात करें, जो वुमेन प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी 9 मंथ पे है, एट टर्म पे है, 40 वीक्स पे है या टर्म पे बात करें तो ये जो सप्लाई होती है 500 से 700 ml ब्लड की सप्लाई करता है यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। नेक्स्ट वन इसकी वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं। और ये जो यूटेराइन आर्टरी होती है और ओवेरियन आर्टरी होती है ये बच्चों एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच होती है, वहां से इलियक आर्टरी के अंदर आती है, उसके बाद फिर अपने यूटेराइन आर्टरी के पास आती है। तो वेनस ड्रेनेज होता है, यूटेराइन वेन करती है, इंटर इलियक वेन होती है और ये जो वेन जाके खुलती है आईवीसी के अंदर, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। और जो ओवेरियन वेन होती है वो भी बच्चों आईवीसी के अंदर ही जाके खुलती है। तो ऐसा करके यूट्रस का अपन ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है। यूट्रस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबीसी के लिए, क्योंकि वही बात आ जाती है कि नींव मजबूत होती है तो ये जो यूट्रस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एक बार क्लियर कर लेना। और इतना बड़ा या इतना थोड़ा सा डेप्थ में बताने का या फिर इतना सारा इसमें लिखने का भी यही मकसद था कि इसको बहुत अच्छे से समझ आए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। और अच्छे से इनको पढ़ो और लाइन टू लाइन इनको अच्छे से कवर करो, क्योंकि आपके लिए यार बहुत मेहनत की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बातें तो अपन बाद में करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टाटा।